हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं जो कि अक्सर करके समाजशास्त्र में डायरेक्टली इनका नाम तो नहीं आता है, लेकिन जब भी कॉन्सेप्ट की बात आती है तो एग्ज़ाम्स में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछ दिया जाता है। तो आज हम लोग गुन्नार मिडल या फिर इन्हें माइडरल भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे आप लोगों को माइडरल भी देखने को मिल सकता है या फिर मिडल। तो गुन्नार मिडल हम लोग खास करके जो हम लोग इंडियन जो सोसाइटी में इनको अक्सर करके मिडल ही बोलते हैं। तो गुन्नार मिडल के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर में इनको हम समाजशास्त्र में क्यों पढ़ते हैं और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट बुक अगर आप लोगों को याद हो एशियन ड्रामा, तो विभिन्न चाहे वो यूजीसी नेट का पेपर रहा हो या और भी एग्ज़ाम्स रहे हों तो उसमें ये ज़रूर पूछ दिया गया। ये बुक न जाने कितनी बार पूछी गई है। तो हम लोग आज थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में समझेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था, किसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, इनकी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट आज स्टार्ट करते हैं इनके बारे में डिटेल। तो यहाँ पे आप लोग उनकी इमेज देख सकते हैं। कार्ल गुनार मिडल, इनका टाइमलाइन है 6 दिसंबर 1898 से 17 मई 1987 तक। ये एक स्वीडिश अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। तो अब हम लोगों को नेचुरल है कि इनको समाजशास्त्री भी चूँकि एक थे तो हमें पढ़ना ही है इनको। 1974 में उन्हें फ्रेडरिक हाइक के साथ आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार मिला था। धन और आर्थिक उतार चढ़ाव के सिद्धांत में उनके अग्रणी कार्य और आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत घटनाओं की अन्योन्याश्रितता के उनके गहन अध्ययन या गहन विश्लेषण के लिए ये अवार्ड दिया गया था। सॉरी। तो अगर आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 पेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसका क्या मीनिंग है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि थ्योरी ऑफ मनी एंड इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड फॉर देयर पेनिट्रेटिंग एनालिसिस ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल फिनोमेना। तो इसके एक काम के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ओके, कब दिया गया था? 1974 में, जब उनकी पत्नी अल्वा मिडल ने 1982 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। तो इनकी वाइफ जो थी उनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो वे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले चौथे विवाहित जोड़े बने थे। यानी इसके पहले 3 लोगों को कपल में यानी हस्बैंड वाइफ के जोड़े में दिया जा चुका था नोबेल पुरस्कार और एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से जीतने वाले ये पहले और एकमात्र जोड़े बन गए थे। तो उसके पहले जैसे कि हस्बैंड वाइफ को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था तो वो जोड़े में ही दिया गया था, एक ही साथ। किसी भी सपोज कोई रिसर्च वर्क है और उस पर उन लोगों ने एक ही फील्ड में, तो उनको एक ही साथ उस पर नोबेल प्राइज़ दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे दोनों लोग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से हस्बैंड वाइफ ने जीता था, गुन्नार मिडल ने और अल्वा मिडल ने। तो ये पहले ऐसे जोड़े थे जो कि स्वतंत्र रूप से जो नोबेल प्राइज़ है वो जीते थे। ओके, वह संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ल संबंधों के अपने अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। तो अगर बात ये हो कि गुन्नार मिडल को हम क्यों जानते हैं, समाजशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं, तो अगर ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय संबंधी अध्ययन किसी ने किया है तो इसमें नाम गुन्नार मिडल का भी आता है, जिसका समापन उनकी पुस्तक एन अमेरिकन डिलेमा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन करिएगा। द निग्रो प्रॉब्लम्स एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये कंप्लीट नेम है बुक का। एन अमेरिकन डिलेमा, द निग्रो प्रॉब्लम्स एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी, इससे शुरुआत हुआ था। ये अपने विचारों को रखते हैं। यह अध्ययन 1954 के ऐतिहासिक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ब्राउन बनाम
बोर्ड ऑफ एजुकेशन में प्रभावशाली था। तो अगर आ जाता है एग्जाम में कि ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन किस थिंकर से संबंधित है, तो ये गुन्नार मिडल से संबंधित है। सेम उसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्वीडन में उनका काम और राजनीतिक प्रभाव फोल्केमेट और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं मिडल की पीएचडी थीसिस जो है वो आर्थिक परिवर्तन के तहत मूल्य निर्माण की समस्या के 3 भाग थे। तो ये इनकी जो पीएचडी की थीसिस थी, ये इसका नाम है हिंदी में, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी मेंशन किया है, द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस फॉर्मेशन अंडर इकोनॉमिक चेंज। तो इसके 3 भाग थे। अब ये 3 भाग कौन से थे? तो 3 भाग जो थे वो पहला जैसे है कि मूल्य निर्माण की गतिशील समस्या के मूल तत्व, दूसरा है उद्यम और लाभ की समस्या, और निर्माण और परिवर्तन का इष्टतम तरीका, जो तीनों में से सबसे गणितीय था। जहां उन्होंने गतिशील शक्तियों के तहत मूल्य निर्माण के संतुलन का अध्ययन किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 पार्ट है। तो इसमें द बेसिक ऑफ द डायनेमिक प्रॉब्लम ऑफ प्राइस फॉर्मेशन, द प्रॉब्लम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द इंटरप्राइज एंड द ऑप्टिमल मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड चेंज। ओके, 1927 में प्रकाशित गुन्नार मिडल के डॉक्टरेट शोध प्रबंध में उन्होंने मूल्य निर्माण की अपेक्षाओं की भूमिका की जांच की। उनके विश्लेषण ने स्टॉकहोम स्कूल को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने नॉट विक्सेल के अंतर्जात धन और की संचयी प्रक्रिया के सिद्धांतों पर काम किया, जिसमें आर्थिक प्रक्रिया में नाइटियन अनिश्चितता और पूर्व पश्चात अपेक्षाओं की भूमिका पर महत्व जोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, या आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आप लोगों को अगर लगे कि इसको हम कैसे बोलेंगे या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो दोनों टर्म आप लोगों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। और ये नाइटियन अनिश्चितता अर्थात नाइटियन अनसर्टेनिटी जो की टर्म है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, 1925 और 1929 के बीच मिडल ने ब्रिटेन और जर्मनी में भी अध्ययन किया है। तो इन्होंने ब्रिटेन में भी अपना काम किया है और जर्मनी में भी इन्होंने स्टडी किया है। वह रॉकफेलर फेलो थे और 1929 से 30 में तक में संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने 1930 में द पॉलिटिकल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी सहित अपनी कई किताबें प्रकाशित की। यूरोप लौटकर उन्होंने 1 साल तक ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जिनेवा स्विट्जरलैंड में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किए थे। गुन्नार का मानना था कि अर्थशास्त्र को तभी सच्चा विज्ञान माना जाएगा जब राजनीतिक पहलू को अलग कर दिया जाएगा। यानी हमको अर्थशास्त्र को अगर समझना है तो सिर्फ अर्थशास्त्र के अर्थात इकोनॉमी के ही कंडीशन में रखते हुए हम देखें, इससे राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्ट है उसको हमें उससे साइड करना पड़ेगा। यह शुरू में स्वीडिश अर्थशास्त्रियों की पुरानी पीढ़ी जैसे कि एली हेक्सर, गुस्ताव कैसल और ब्रिसमैन की आलोचना करने के लिए लिखा गया था, जो अधिकतम कल्याण, मूल्य स्तर और राष्ट्रीय आय के सिद्धांतों में तथ्यों और मूल्यों को मिलाते और भ्रमित करते थे। तो इन्होंने जो पुरानी पीढ़ी के जो स्वीडिश अर्थशास्त्री थे उनके काफ़ी आलोचना भी की थी, लेकिन बाद में यह आर्थिक सिद्धांत की एक सामान्य आलोचना बन गई, जहां उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अर्थशास्त्र को वस्तुनिष्ठ और मूल्यों से स्वतंत्र होना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग सोशियोलॉजी में भी यही बात करते हैं कि एक अगर समाजशास्त्री है तो उसको जो भी अध्ययन करना है तो वस्तुनिष्ठ तरीके से और मूल्यों से स्वतंत्र होकर करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हालांकि अर्थशास्त्री वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके गहन विश्लेषण से उनके निष्कर्ष हमेशा राजनीतिक रूप से झुके हुए होते हैं, यानी कि पॉलिटिकली कहीं न कहीं प्रभावित होते हैं। गुन्नार मिडल 1920 के दशक में फैशन में आने वाले अमूर्त गणितीय मॉडलों से पहले मोहित हो गए थे और उन्होंने लंदन में
इकोनोमेट्रिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये जो नाम है ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, इकोनोमेट्रिक जो सोसाइटी है इसकी स्थापना गुन्नार मेडरल के द्वारा की गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। हालांकि बाद में उन्होंने आंदोलन पर आर्थिक विकास के प्रति अपने जुनून में धन के वितरण की समस्या को अनदेखा करने, दोषपूर्ण सांख्यिकी का उपयोग करने और अपने सूत्रों में गायब डेटा के लिए ग्रीक अक्षरों को प्रतिस्थापित करने और तर्क की अवहेलना करने का आरोप लगाया था। उन्होंने ये कहा था कि सहसंबंध स्पष्टीकरण नहीं है और इसके अलावा वे फिनलैंड में लोमड़ियों की हत्या और तलाक के बीच उच्च सहसंबंध की तरह ही झूठे हो सकते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। अब जैसे कि लोमड़ियों की हत्या हो रही है और इससे तलाक जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई सहसंबंध हो सकता है? तो इन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से झूठ है। प्रोफेसर मिडल जॉन मेनार्ड कीन्स की थीसिस की शुरुआती समर्थकों में से एक थे। हालांकि उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को धीमा या तेज करने के लिए राष्ट्रीय बजट को समायोजित करने का मूल विचार सबसे पहले उनके द्वारा विकसित किया गया था और उनकी पुस्तक मौद्रिक अर्थशास्त्र में व्यक्त किया गया था, जो कीन्स के रोजगार, ब्याज और धन के सामान्य सिद्धांत से 4 साल पहले 1932 में प्रकाशित हुई थी। तो इन्होंने कहा कि जो कीन्स का अपना कॉन्सेप्ट है उसको ऑलरेडी मैंने 4 साल पहले अपनी बुक्स में प्रकाशित कर चुका हूँ। ये ऐसा मानते हैं कि जो कीन्स की जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी मैं उस चीज़ को ला चुका था। गुन्नार मेडल ने प्रमुख अवधारणा चक्रीय संचयी कारण कार्य भी विकसित किया है, जो एक बहुकारण दृष्टिकोण है जहां मुख्य चर और उनके संबंधों को चित्रित किया जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि डेवलपमेंट होता है, मान लेते हैं कि ये एक हमारा विश्व का एक हिस्सा है जहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट इसका होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा माना था कि जो जैसे कि मान लेते हैं कि लोग ऐसा मानते हैं कि जो विकास होता है, तो अगर मान लेते हैं कि औद्योगिकरण आया या फिर शहरों का जो विकास हुआ या शहरों का काफ़ी ज़्यादा अस्तित्व में आना हुआ, तो इससे उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र भी प्रभावित हुए और ऐसा देखने में आया कि वहाँ के लोग ज़्यादा विकसित हुए जहाँ की औद्योगिकरण हुआ था। तो इस तरीके से ये मानते हैं। ओके, गुन्नार मेडल 1933 में स्टॉकहोम होगस्कोला में प्रोफेसर बने। मेडल 1947 तक 15 साल तक स्टॉकहोम होगस्कोला में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। वे 1933 से संसद के सोशल डेमोक्रेटिक सदस्य बने और फिर 1945 से 47 तक उन्होंने टैगे एयरलैंडर की सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इस अवधि के दौरान सोवियत संघ के साथ उनके वित्तीय समझौते के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई। उसी समय उन पर 1947 में स्वीडिश मौद्रिक संकट के लिए जिम्मेदार होने के लिए आरोप भी लगाया गया था कि जो स्वीडिश मौद्रिक संकट जो आया है उसमें इनका भी काफ़ी कुछ योगदान है। उन्होंने अपनी पत्नी अल्वा मेडल के साथ मिलकर जनसंख्या प्रश्न में संकट, क्राइसिस इन द पॉपुलेशन क्वेश्चंस 1934 लिखा है। गुन्नार और अल्वा के काम ने सामाजिक मामलों के मंत्री गुस्ताव मोलर द्वारा परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए अपनाई गई नीतियों को प्रेरित किया था। ओके, गुन्नार मेडल, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेडल भी कहीं कहीं लिख दिया है, ने 1938 में कार्नेगी कॉरपोरेशन द्वारा वित्त पोषित संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति संबंधों पर समाजशास्त्रीय, आर्थिक, नृविज्ञान और कानूनी आंकड़ों के एक व्यापक अध्ययन का नेतृत्व इन्होंने किया था। प्रयास का परिणाम गुन्नार मेडल का सबसे प्रसिद्ध काम एक अमेरिकी दुविधा यानी एन अमेरिकन डिलेमा, निग्रो समस्या और आधुनिक लोकतंत्र, द निग्रो प्रॉब्लम एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी 1944 में प्रकाशित की गई थी।
RME स्टर्नर और अर्नोल्ड रोज के सहयोग से लिखा गया था ये। उन्होंने उच्च आदर्शों के बीच कथित संघर्ष के कारण जाति संबंधों की समस्या को एक दुविधा के रूप में चित्रित किया, जिसे उन्होंने एक ओर अमेरिकी पंथ कहा और दूसरी ओर खराब प्रदर्शन। गृह युद्ध के बाद की पीढ़ियों में अमेरिका अपनी आबादी के 10वें हिस्से अफ्रीकी अमेरिकी के लिए अपने मानवाधिकार आदर्शों को व्यवहार में लाने में असमर्थ रहा था। मिडल ने लैंगिक असमानता पर इसी प्रकार का अध्ययन करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें इस परियोजना के लिए धन नहीं मिल सका और वे इसे कभी भी पूरा नहीं कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुन्नार मिल्डर कट्टर और सार्वजनिक रूप से नाजी विरोधी थे। अपनी पत्नी अल्वा के साथ मिलकर उन्होंने 1941 में कॉन्टैक्ट विथ अमेरिका, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, लिखा, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रशंसा की गई है। तो सिर्फ एशियन ड्रामा से ही आप लोग गुन्नार मिडल को नहीं जानेंगे, बल्कि इनकी बहुत ही, जैसे कि अमेरिकन डिलेमा आप लोगों को दिखा, कॉन्टैक्ट विथ अमेरिका मिला, तो ये इस तरीके की बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी कुछ बुक्स हैं जो कि हम अगर बात करें समाजशास्त्र की तो एक महत्वपूर्ण अपनी इमेज बनाती है। गुन्नार मिडल 1947 में यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के कार्यकारी सचिव बने। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आर्थिक अनुसंधान और नीति विकास के अग्रणी केंद्रों में से एक की स्थापना की। 10 साल तक इस पद पर रहने के बाद डॉक्टर मिडल ने 1957 में कार्यकारी सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। 1956 और 1957 में वे एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, समस्याएं और संभावनाएं, समृद्ध भूमि और गरीब और आर्थिक सिद्धांत और अविकसित क्षेत्र प्रकाशित करने में सक्षम थे। मिडल 1950 के यूनेस्को के बयान द रेस क्वेश्चन के हस्ताक्षरकर्ता भी थे। तो द रेस क्वेश्चन से संबंधित ये थिंकर हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नस्लीय वर्चस्व और शुद्धता के सिद्धांतों का खंडन करता है और ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फैसले को भी प्रभावित करता है। वह अर्थात संयुक्त राज्य संवैधानिक कानून के बारे में क्या जानते थे हमें बताया नहीं गया और न ही हम सीख पाए हैं, ऐसा उसका मानना था। ओके, 1960 और 67 के बीच वह स्टॉकहोम विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। 1961 में उन्होंने विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अध्ययन संस्थान की स्थापना की। 1960 के दशक के दौरान उन्होंने 20th सेंचुरी फंड के लिए दक्षिण एशिया में रुझानों और नीतियों के व्यापक अध्ययन पर काम किया। अध्ययन का समापन उनकी 3 खंड वाली एशियन ड्रामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस में हुआ, जो 1968 में प्रकाशित हुई। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ एशियन ड्रामा इनकी बुक है, यही जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि ये 3 खंड में प्रकाशित हुई थी। 1970 में उन्होंने द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके अनुसार एशियन ड्रामा में उल्लिखित समस्याओं के लिए मुख्य नीतिगत समाधान क्या है। तो एशियन ड्रामा में जो जो क्वेश्चन इन्होंने उठाए थे कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, जो समस्याएं इन्होंने बताया था, उसी के आंसर के रूप में द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी आता है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी 1970 में प्रकाशित होती है। और इन्होंने कहा कि जो जो समस्याएं मैंने एशियन ड्रामा में बताया है, उन्हीं के समाधान मैंने इस बुक में बताया है। गुन्नार मिडल ने वियतनाम युद्ध का कड़ा विरोध किया। एशियन ड्रामा में मिडल ने भविष्यवाणी की कि वियतनाम में भूमि सुधार और शांति विफल हो जाएगी और संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्तरी वियतनाम के साथ बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। स्वीडन लौटने के बाद उन्होंने स्वीडिश वियतनाम समिति का नेतृत्व किया और इंडो चीन में अमेरिकी युद्ध अपराधी की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग के सह अध्यक्ष बने। उन्होंने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी अध्यक्षता की, जो हथियारों के व्यापार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है। वह मानवतावादी घोषणा पत्र के हस्ताक्षरकर्ताओं में से भी एक थे।
गुन्नार मेडल का वैज्ञानिक प्रभाव अर्थशास्त्र तक सिर्फ सीमित नहीं था। द बीम इन आवर आइज, द बीम इन आवर आइज शीर्षक के साथ एशियाई नाटक की प्रस्तावना के माध्यम से उन्होंने मूल्यों के वैज्ञानिक सापेक्षवाद के रूप में वर्णित दृष्टिकोण को पेश किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यह व्यवहारिक दृष्टिकोण व्यवहारवाद से संकीर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और इस विचार पर आधारित है कि है और होना चाहिए के बीच तार्किक खाई केवल आधारों की श्रेणियों में विभाजित करने से कहीं अधिक परिष्कृत है। तो ये बोलते हैं कि आज समाज में ये है और ये होना चाहिए, इन दोनों के बीच में काफ़ी कुछ हमें डिफरेंस या गैप नज़र आता है। वैल्यू इन सोशल थ्योरी में संपादित लेख राजनीति विज्ञान के लिए मेडल के महत्व को रेखांकित करते हैं। चूँकि राजनीति विज्ञान को आमतौर पर अर्थशास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक माना जाता है, इसलिए किसी को यह विचार आ सकता है कि मेडल को अर्थशास्त्र पर लागू मूल्यों के साथ व्यवस्थित रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। इसके विपरीत मेडल ने सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र को एक अभ्यासकर्ता के रूप में जोड़ा है। मेडल ने अमेरिकन डिलेमा के से पहले और बाद के कई उल्लेखनीय रचनाएं प्रकाशित की और सामाजिक और सार्वजनिक नीति में कई अन्य योगदानों के अलावा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की और उसकी अध्यक्षता की। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक नीति के जनक के रूप में प्रतिष्ठित, उन्होंने राजनीतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में दोस्तों और सहयोगियों के साथ मिलकर दुनिया भर में सामाजिक लोकतांत्रिक सोच में योगदान दिया। स्वीडन और ब्रिटेन कल्याणकारी राज्य के अग्रदूतों में से वे एक थे और मेडल बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, जो कि 1958 में, और रिचर्ड टिटमस की एसेस ऑन द वेलफेयर स्टेट की किताबें आश्चर्यजनक रूप से समान विषयों का पता लगाती हैं। तो ये मेडल की बुक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, वहीं पे रिचर्ड टिटमस की बुक है एसेस ऑन द वेलफेयर स्टेट। ओके, मेडल की सैद्धांतिक प्रमुख अवधारणा वित्ताकार संचयी कारण, इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर कुमुलेटिव कॉजेशन, ने आधुनिक गैर संतुलन अर्थशास्त्र के विकास में योगदान दिया है। तो ये इनका अपना कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे हिंदी में वित्ताकार संचयी कारण कहते हैं और इसी को इंग्लिश में सर्कुलर कुमुलेटिव कॉजेशन कहते हैं। ओके, कल्याणकारी विश्व के बारे में इनका कुछ अपना विचार है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेडल ने सुझाव दिया कि हमें कल्याणकारी राज्य से कल्याणकारी दुनिया की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ हम एक स्टेट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, एक कंट्री के बारे में नहीं सोच सकते हैं, बल्कि हमें ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ेगा, जो न केवल एक देश के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर आय और धन के पुनर्वितरण को सक्षम करेगा। शीत युग के दौर में बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट में उन्होंने पश्चिम में कल्याणकारी राज्य की सीमाओं को दूर करने के लिए कल्याणकारी दुनिया के विचार का प्रस्ताव रखा था। मेडल की सिफारिशों को अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोक्रेट या विकासशील देशों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोक्रेट थे, इन्होंने इनकी जो विचारधारा थी उसको स्वीकार नहीं किया, या फिर जो विकासशील देश थे उन्होंने भी स्वीकृति इसकी नहीं दी। हालांकि उन्होंने यह भी सोचा कि कल्याणकारी राज्य की तुलना में कल्याणकारी दुनिया की स्थापना करना अधिक कठिन कार्य है। उन्होंने कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित सीमाओं की ओर ध्यान दिलाया है। तो उन्होंने कहा कि पहले से मौजूद पश्चिम कल्याणकारी राज्यों का राष्ट्रवाद अविकसित देशों में विकास को रोक रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि विकासशील देशों में विकास की अन्य भी कठिनाइयां हैं। साम्यवादी देशों का अस्तित्व अधिक क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए उकसाने वाले के रूप में कार्य कर रहा है। ओके, इनको काफ़ी कुछ पुरस्कार भी दिया गया है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। पश्चिम जर्मन शांति पुरस्कार इनको 1970 में अपनी पत्नी अल्वा मेडल के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल 1974 में, ब्रोनिस्लाव मैलिनोव्स्की पुरस्कार 1975 में इनको दिया गया है। वेबलन कॉमन्स पुरस्कार जो है 1975 में। ओके,
सम्मान में अगर बात करें तो इकोनोमेट्रिक सोसाइटी की ये फेलो रहे हैं 1943 में, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के सदस्य 1945, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के मानद सदस्य 1947, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के सदस्य 1958, ब्रिटिश अकादमी के सदस्य 1973, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य ये रहे हैं 1982 में। और जहाँ तक अगर डॉक्टरेट की बात करें तो अगर आप लोग विकीपीडिया खोलेंगे तो आप लोग देखेंगे इनको कम से कम मुझे लग रहा है कि लगभग 30-40 यूनिवर्सिटी से इनको पीएचडी की या ये पीएचडी कहें या ये बोलें कि डॉक्टरेट उपाधि दी गई है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अगर आप लोगों को डीपली इनके बारे में जानना है तो एक बार आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, इनकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पब्लिकेशन में इनके देखते हैं, द पॉलिटिकल एलिमेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी 1930 है, मॉनेटरी इक्विलिब्रियम ये 1931 में, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी 1939 में, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन स्वीडन, यहाँ पे ईयर मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा, क्राइसिस इन द पॉपुलेशन क्वेश्चन, तो ये ऑलरेडी आप सभी को पता है कि ये अल्वा मिडल के साथ इन्होंने लिखा था। ओके, फिस्कल पॉलिसी इन द बिजनेस साइकिल एंड अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में ये पब्लिश हुआ था, पॉपुलेशन अ प्रॉब्लम फॉर डेमोक्रेसी। ओके, कॉन्टैक्ट विथ अमेरिका, अमेरिका पे इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है, एंड अमेरिकन डिलेमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, द निग्रो प्रॉब्लम्स एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी, सोशल ट्रेंड इन अमेरिका एंड स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू द निग्रो प्रॉब्लम्स, तो निग्रो पे इन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। ओके, कॉन्फ्रेंस ऑफ द ब्रिटिश सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि इन्होंने एशियन ड्रामा आप लोगों को पता ही है, तो एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका, इस पे इनका बहुत ज़्यादा अध्ययन रहा है, इसको इन्होंने काफ़ी डीपली समझने की कोशिश की थी। ओके, एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी प्रॉब्लम एंड प्रॉस्पेक्टस, रिच लैंड एंड पुअर, वेरी वेरी इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन, तो इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन ये भी इनकी एक, जहाँ तक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट बुक है। वैल्यू इन सोशल थ्योरी, सेलेक्शन ऑफ एसे ऑन मेथोडोलॉजी, तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक ये भी है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। एक तो इनकी नाम से ही बुक है, मिडल बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट। ओके, चैलेंज टू एफ्लुएंस। ओके, अमेरिकन एंड वियतनाम, अमेरिका एंड वियतनाम, तो आप सभी को पता है कि जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि वियतनाम जो युद्ध हुआ था तो उस पर भी इनका अपना कुछ अपना पर्सपेक्टिव रहा है। ओके, 20 years ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ये इन्होंने लिखा है। एशियन ड्रामा, जो कि ये आप लोग इसी बुक से इनको जानते हैं, एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। ओके, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक इनकी है, जो कि आप लोगों को दूसरे कुछ थिंकर्स हैं उनसे कंफ्यूज कर सकती है। तो ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च जो है वो गुन्नार मिडल की है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, अ वर्ल्ड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इन आउटलाइन, तो ये इनकी एक बुक रही है। अगेंस्ट द स्ट्रीम, हाँ ये तो आप लोगों को जो बुक है आई थिंक ये स्वीडिश में लिखी गई है, हर स्टाइल लैंडेड क्या करके बुक है, तो इसको आई थिंक आप लोग नहीं याद रखिएगा तो भी चलेगा। ओके, गुनार मिडल एंड पॉपुलेशन पॉलिसी इन द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट, द इक्वालिटी इशू इन वर्ल्ड डेवलपमेंट, द अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में ये बुक ये जो इनका अपना व्यू रहा है वो इसमें पब्लिश किया गया था, अपना इनका खुद का ओपिनियन जो है।
तो ये जर्नल है, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। ओके, यहाँ पे हम लोग फ्रंट पेज कवर कुछ देख लेते हैं बुक्स के। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट, ये एक इनकी इम्पॉर्टेंट बुक रही है। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, तो ये बुक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है, बट बुक का नाम मैंने बता दिया है। और ये आप लोग इनकी रियल बुक का देख सकते हैं, एन अमेरिकन डिलेमा। ओके, एक बुक इनकी बहुत ही अच्छी, जो कि अभी मैं बोली कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं दूसरे थिंकर से, ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। हो सकता है कि गुडे हार्ट की भी कुछ बुक है या अन्य थिंकर्स की जो बुक है उससे आप लोग कंफ्यूज कर जाएं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बुक जो है गुरनार्ड मिडल की है। ओके, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, रिच लैंड्स एंड पुअर। ओके, ये सेम बुक है, ये अलग अलग तरीके से पब्लिश कर दी गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रिच लैंड्स एंड पुअर। ओके, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, तो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसकी हालांकि प्रिंटिंग ऐसी है कि रीडिंग में बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, बट फिर भी आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। ओके, द पॉलिटिकल एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, और ये बुक आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, द नेग्रो एंड अमेरिकन्स अनईजी कॉन्साइंस। तो ये इनकी एक बुक है। तो दोस्तों, आज ये जो गुरनार्ड मिडल पे हम लोग लेक्चर फिनिश किए हैं, हालांकि एकदम क्लियर कट जो MPPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसमें इनको दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये MP के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है सिर्फ उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जो भी हम लोग समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो हम सभी को गुरनार्ड मिडल के बारे में डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि जब कभी किसी थिंकर के कॉन्सेप्ट को या बुक को पूछ दिया जाता है और जब हम उनको अच्छे से नहीं समझे रहते हैं तो फिर हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं सही से कर पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों आज का जो लेक्चर है आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।